हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का 8th लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन, कोलिजन इन टू डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हम क्या करने वाले हैं वो समझा देता हूँ मैं। हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन। कोलिजन का इंट्रोडक्शन तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको दे दिया था। ठीक है, तो कोलिजन तीन प्रकार के होते हैं, बताया था मैंने। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। आज हम कोलिजन को देखेंगे वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में। वन डायमेंशन में भी हम जो तीन वो कोलिजन के टाइप हैं उनको देखने वाले हैं। पहला इलास्टिक, ठीक है, दूसरा इनइलास्टिक और तीसरा कंप्लीटली इनइलास्टिक। ठीक है, इसी प्रकार ये तीनों इसमें भी आएंगी। पहला इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक और तीसरा कंप्लीटली इनइलास्टिक। ये हम स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो पहले कोलिजन में वन डायमेंशन पे बात कर लेते हैं। वन डायमेंशन कोलिजन। वन डी कोलिजन, देखो आपको पहले समझना है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में लिखवा देंगे आपको, बट लिखवाने जैसा कुछ है नहीं ऐसा। ठीक है, तो लिखवाना कैंसिल। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से लिखना है। यहाँ पे लैंग्वेज तो कुछ है नहीं, स्टेप्स लेंगे, कैलकुलेशन चलेगी, डेरिवेशन चलेगी। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है, तो लैंग्वेज बिल्कुल है नहीं। तो आप समझते जाना, साथ साथ में लिखते जाना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जो भी करना है कर लेना। तो लिखवाने का काम आगे जैसे हर वीडियो क्लास में मैं लिखवाता हूँ, वो इस वीडियो में नहीं होने वाला, क्योंकि लैंग्वेज इसमें है नहीं, डेरिवेशन है। वो आप खुद से ऐसे कर सकते हो, और डेरिवेशन भी आपको खुद को करनी है। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको समझना है कि देखो एक्चुअल में करना क्या है, और फिर खुद करना है स्टेप, हर एक स्टेप डेरिवेशन का। ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो समझ लेना कि क्या करना है, फिर खुद से करना। जब ना आए तो फिर तो मैं करवा ही रहा हूँ, वहां पे देख लेना। जब अटक जाओ तब देख लेना। तो वन डी कोलिजन में हम पहले बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन पर। इलास्टिक कोलिजन नॉर्मल लैंग्वेज है, जैसे दो पार्टिकल है या दो बॉडी है जिनके मास m1 और m2 है। ठीक है, m1 की जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो u1 है। m2 की u2 है, u2 बराबर 0 है ना, m2 रेस्ट पे है। ये सब चीजें नॉर्मल है, आप लिख सकते हो। तो वन डी कोलिजन एक विमीय टक्कर, इलास्टिक कोलिजन प्रत्यास्थ टक्कर। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है क्या होती है? मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम, वो तो हर कोलिजन में कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें लगता है। ठीक है, वो तो हर कोलिजन में लगता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में लगता है। तो करें स्टार्ट। तो ये एक मास m1, ये दूसरा मास m2। m1 की जो इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, वो है u1। m2 की है u2। और जब ये टकराते हैं आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ये अब वन डायमेंशन कोलिजन है, तो अब इधर उधर उधर नहीं जाएंगे, एक ही लाइन में होंगे, एक ही लाइन के अलग होंगे। ठीक है, वन डायमेंशन। ओके, अगर हम ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो फिर इनका जो टकराने के बाद भी जो इनका मोशन होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, बिल्कुल। तो फिर इनका जो मोशन होगा इसी एक लाइन के अलोंग होगा। m1, इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई v1, और ये m2, इसकी हो गई v2। इस प्रकार से। तो अब पहले लीनियर मोमेंटम, इसकी इक्वेशन लिख लो, फिर काइनेटिक एनर्जी, इसकी इक्वेशन लिख लेना। इन जो ये कंजर्वेशन है, ये इक्वेशन मैंने लिखवा दी थी आपको पहले, जो पिछले वाला लेक्चर था उसमें भी लिखवाया था मैंने। तो इसी प्रकार लिख लो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन 1 हो गई। 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2
u2 का स्क्वायर 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन आपके सामने आई। अब आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें देखो क्या कर रखा है कि ये जो U2 है, U2 इसको जीरो मान रखा है। U2 जीरो होने का मतलब जो ये M2 पार्टिकल है, M2 बॉडी है, उसका वो रेस्ट पे है, ये एजम्पशन लेके कर रहा है वो। जो जितने भी स्टेप किए गए हैं, जितनी भी डेरिवेशन आपके दी गई है कोलिजन से रिलेटेड, उसमें उसने ये एज्यूम किया है कि U2 जीरो है इजी कैलकुलेशन के लिए। जब मैं 11th में था तब ये नहीं था, तब उसने U2 लेके किया था कि U2 भी है कुछ ना कुछ। बट आपके अब एनसीईआरटी में थोड़ा इजी बना दिया गया, तो U2 को जीरो लेके किया गया। मैं आपको U2 लेके बता दूंगा, फिर लास्ट में जब आएंगे तो U2 जीरो कर देंगे। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है। हर चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। आपको ये थोड़ी है कि बस हाँ जो करवाया वो याद कर लिया, रट्टा मार लिया फॉर्मूला, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आपको हर एक चीज, अब जैसे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, आपके सिलेबस में 6-7 केस बना के बताए गए हैं। आपके टोटल मान लो केसेस होंगे 10-12, आपके बताए 6-7 है। 6-7 आपके मैं जैसे अभी करवाऊंगा मैं, तो आपके सारे केसेस मैं मुंह से बोल के तो आपको बता दूंगा। ठीक है, मुंह से आपको बोल के सारे केसेस बता दिए जाएंगे। बट जो लिखने का काम है, जो लिखने हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो उनको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो। लिखवाने का काम जो से लिखना है, तो ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, जो जो मतलब जो ऐसे एग्जाम में आते हैं वो चीजें लिखनी होती है, मेन तो वो है। बट आपको समझना है हर एक चीज को, हर एक चीज को आपको समझना है, हर एक पहलू को आपको देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे अभी U2 जीरो ले रखा है, इसमें U2 पता नहीं जीरो हो या ना हो, M1 और M2 बराबर हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बन, जैसे जो दो है, वन डायमेंशन कोलिजन, टू डायमेंशन कोलिजन, उसमें भी 3 प्रकार के कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक, कौन सा कोलिजन हो रहा है ना। तो कौन सी इक्वेशंस बनेगी, कौन सी इक्वेशन नहीं बनेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन किस कौन से कोलिजन में लगता है, ये सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको, समझना है ध्यान से एकदम। ठीक है, आराम से एकदम एक्टिवली बैठो थोड़ा, और हर एक चीज को समझना है आपको। ठीक है, रट्टा मारने वाला काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपसे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। ओके, तो ये दो इक्वेशन बनी। अब इन दो इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन से देखो, पहली इक्वेशन, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, ये M2 और ये M1 को साथ में लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 M1U1 माइनस का M1V1 M2V2 माइनस का M2U2। यहाँ से M1 ले लो कॉमन, U1 माइनस का V1, M2 यहाँ से कॉमन लिया, V2 माइनस का U2। अब इसी प्रकार इक्वेशन 2 में करना है, जैसे अभी इसमें किया, इसी प्रकार इक्वेशन 2 में ऐसा करो। और इक्वेशन जैसे अभी ये आपको मिला, ये मान लो इक्वेशन 3 मिला, इसी प्रकार ये M1 और M1 इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ। और इसी प्रकार इसमें जैसे M1 कॉमन लिया, उसमें भी कॉमन ले लो, और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, इससे 1/2 कॉमन आ जाएगा, इससे 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कैंसिल कर दो, M1 कॉमन ले लो, और इसी प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी। इसको ही बोल देना इक्वेशन 4, और इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को कर दो डिवाइड। ठीक है, ये काम खुद से कर लो। कर लिया, करना जरूरी है। देखो ये चीज मैं आपसे करवा रहा हूँ जानबूझ के, सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। तो करें हम, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 1/2 M1U1 का स्क्वायर 1/2 M1V1 का स्क्वायर 1/2 M1 सॉरी M2V2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 M2U2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। 1/2 तो कैंसिल हो जाएंगे सभी से, देखो यहाँ से कॉमन ले लिया 1/2, ये से ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया, M1 कॉमन आ गया, यहाँ से M1 कॉमन आ गया, क्या बन गया, U1 का स्क्वायर माइनस का V1 का स्क्वायर। ये देखने में बड़े लग सकते हैं कि देखो कितनी बड़ी ये स्टेप करे गए हैं, है एकदम इजी, एकदम इजी है। ठीक है, M2 कॉमन लिया,
v2 का स्क्वायर माइनस का u2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 आ गई आपके पास। क्या कहा था मैंने, इक्वेशन 4 बट्टा इक्वेशन 3 करना है। अब इसको ऊपर लिख देते हैं, चलो इसके देखो m1 u1 का स्क्वायर माइनस का v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर माइनस का u2 का स्क्वायर। ये हो गया। ये m1 से mn कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गया। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है सर, समी का वाला वो फॉर्मूला, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 ऐसे करके लिखो। फिर ऐसे करके लिखोगे, ये वाला जो स्टेप है ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर इक्वेशन बनेगी। करो u1 माइनस का v1 u1 प्लस का v1 u1 माइनस का v1 v2 माइनस का u2 v2 प्लस का u2 v2 माइनस का u2। ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गई। क्या इक्वेशन बनी, u1 प्लस v1 v2 प्लस u2। अब आपको क्या करना है, अब यहां से चाहे तो आप v1 की वैल्यू निकालो, चाहे आप v2 की वैल्यू निकालो। अब v1 या फिर v2 की वैल्यू निकाल के आपको जो इक्वेशन 1 और 2 थी ना, उनमें पुट करनी है। ठीक है, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो। उससे क्या होगा, जो न्यूमेरिकल होता है, जो आपके सामने क्वेश्चन होगा, उसमें आपको m1 m2 u1 और u2 इनकी वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, ये चीज गिवन होगी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v1 एंड v2, ये दो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन अगर दिया हुआ हो तो इस प्रकार से आपको करना है। तो v1 एंड v2 आपको निकालने होंगे। तो अब आपको देखो, दो अननोन्स आपके पास v1 एंड v2, इक्वेशन भी आपके पास दो थी, तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं v1 एंड v2। तो अब आप चाहे v1 की वैल्यू निकालो, v2 की वैल्यू निकालो, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकालो, फिर इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो। इस प्रकार से फिर आपको अगर v1 की वैल्यू निकाली है, जैसे आपने यहां से v1 निकाला है और v1 की वैल्यू पुट करी, तो v1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और v2 आपके पास निकल के आ जाएगा। फिर v2 की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी, v2 को वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास v1 भी आपके पास आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 4, कौन सी इक्वेशन 4 ही है क्या, ये 4 तो दूसरी भी होनी थी ना, ये फिफ्थ इक्वेशन। ओके, अब यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, v1 बराबर v2 प्लस u2 माइनस u1, v2 प्लस u2 माइनस u1, इसे इक्वेशन 6 मान लो। अब इक्वेशन 1 में रख देते हैं ये वैल्यू v1 की आपके पास जो आई है। अब v1 की वैल्यू आप देखो किसके टर्म्स में आई, v2 u2 और u1 तो आपको ज्ञात होंगे पहले से, ये तो गिवन होंगे। v2 आपके पास, अब v1 एलिमिनेट हो जाएगा, v1 की वैल्यू पुट करी, v1 एलिमिनेट हो गया, हट गया v1 v2 बचेगा। ठीक है, तो v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने। बेसिक गणित है यार, ठीक है, समझ में आनी जरूरी है, आपको आनी चाहिए। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ये v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1, स्टेप बाय स्टेप करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। v2 प्लस u2 माइनस का u1 प्लस m2, ये v2 m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। यहां से v2 की वैल्यू निकालो आप, फिर इस इक्वेशन में पुट करनी होगी आपको। तो m1 u1 प्लस m2 u2, ये m1 u2 इधर लेके आओ, m1 u2 इधर आ गया, ये भी इधर लेके आओ, प्लस m1 u1
इज इक्वल टू V2 यहाँ से कॉमन ले लो, V2, ठीक है, V2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, M1 प्लस M2 बचा। यहाँ से V2 को क्यों कॉमन ले रहे हैं और V2 को ही उधर क्यों छोड़ा, क्योंकि V2 ही तो हमें फाइंड करना है ना, तो V2 तो हमें निकालना है, तो V2 को लिया कॉमन और फिर M1 प्लस M2 बचा और इसको इधर फेंक दो, ठीक है, नीचे आ गया। तो V2 की वैल्यू आपके पास आ गई, यहाँ से देखो कुछ कट रहा है क्या, ये M1 M2 U2 कुछ कट तो नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, ये तो ऐड हो जाएंगे। तो V2 देखो यहाँ पे क्या बचेगा, U2, ये U2 यहाँ से कॉमन ले लो, U2 यहाँ से कॉमन लिया, U2 कॉमन आ गया, क्या बच रहा है, M2 माइनस M1, V2 U2 कॉमन लिया, M2 माइनस M1 आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस का 2M1 U1 बट्टे में आ गया M1 प्लस M2, ये आपके पास V2 का फॉर्मूला आ गया। अब ये जो V2 की आपके पास वैल्यू आई है, ये V2 की वैल्यू इक्वेशन 5 थी ना, ये है ना, यही तो थी, V1 इज इक्वल टू, इसमें रख दो बस, V1 बराबर V2 प्लस U2 माइनस का U1, चलो रखो है। V1 बराबर U2 प्लस, अच्छा V2, V2 की वैल्यू रखनी है, ये रहा V2 U2 M2, इसको अंदर देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, U2 M2 माइनस का U2 M1 प्लस का 2M1 U1 M1 प्लस M2, ये V2 की वैल्यू हमने रखी, प्लस का U2 माइनस U1, एलसीएम लो, ये तो बहुत बड़ा हो गया भैया, क्या करें, बट है इजी, जैसे देखने में बड़ा लगता है बट है एकदम इजी। ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, U2 M2 माइनस का U2 M1 प्लस का 2M1 U1। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, तो U2 माइनस का U2 माइनस U1, इसको ऐसे मान लो U2 माइनस U1 और M1 प्लस M2, ऐसे करना है, तो इसको मिटा दें, V1 उधर मल्टीप्लाई करना होगा ना, U2 M2 माइनस का U2 M1 प्लस का 2M1 U1 प्लस का U2 M1 U2 M1 U2 M1 U2 M2 प्लस का U2 M2 माइनस का M1 U1 माइनस का M2 U1, M1 U1 माइनस का M2 U1 बट्टे में M1 प्लस M2, U2 M2, ये U2 M2, ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, U2 M1 U2 M1 U2 M1, ये U2, ये कैंसिल हो गया देखो, 2M1 U1 2M1 U1, ये माइनस का M1 U1, तो एक M1 U1 बचेगा, ये माइनस का M2 U1, इसको अलग से लिखना ही है, ठीक है, चलो कैसे करेंगे अभी, 2M1 U1 माइनस का M1 U1, क्या बचा, M1 U1, एक M1 U1 बचा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, M1 U1 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस एक, एक बचा, माइनस का M2 U1, ये दोनों ऐड हो गई, 2M2 U2 बट्टे में आ गया आपके पास M1 प्लस M2, ये लो भाई, आ गई आपके पास ये वैल्यू, यहाँ से U1 देखो कॉमन ले सकते हो आप, U1 कॉमन ले लो, यहाँ से U1 कॉमन ले लूँ मैं, माइनस का M1 प्लस M1 माइनस M2 बचेगा, तो U1 कॉमन आ गया, M1 माइनस M2, V2 क्या था, V2 U2 M2 माइनस M1 2M1 U1
M1 प्लस M2, ये था आपके पास V2। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद भी, देखो पहली बात तो देखो करने की जरूरत होती नहीं है, बट करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि इतनी लंबी डेरिवेशन आप करने बैठे होंगे क्या एग्जाम में, नहीं कर सकते। आपके पास वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और उसमें बोला जाता है कि आप V1 कैलकुलेट करो या V2 कैलकुलेट करो या फिर V1 और V2 दोनों ही कैलकुलेट करो, तो क्या आप ऐसे करने बैठोगे? नहीं कर सकते। सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। और वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। कोलिजन की अगर बात होती है तो कोलिजन में जो, ऐसे मान के चलो कि 70 से 80% जो क्वेश्चन आते हैं इसी से आते हैं। बाकी बच गए उनकी बात भी कर लेंगे, पर ज्यादातर इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको V1 और V2 के ये जो फॉर्मूले हैं ये याद होने चाहिए। ज्यादा तो इनसे ही आते हैं क्वेश्चन। अब इतनी लंबी डेरिवेशन आप कर नहीं सकते, तो इसलिए ये V1 और V2 के फॉर्मूले याद करो। कैसे याद करने ये बता देता हूं। जैसे V1 है तो V1 बराबर U1, इसी प्रकार V2 बराबर U2। ठीक है, V1 बराबर U1, V2 बराबर U2। अब ये वन की बात हो रही है। ठीक है, वन की बात हो रही है तो वन बड़ा, वन बोलेगे अब हमारा रोप चलेगा भाई, बात ही हमारी हो रही है तो हमारा रोप चलेगा। यहाँ पे V2 की बात हो रही है तो V2 बोलेगा हमारा रोप चलेगा। तो जिसका रोप चलेगा वो बड़ा, जिसका रोप चलेगा वो बड़ा। तो V1 बराबर U1। अब रोप चल रहा है वन का तो M1 बड़ा, M2 उससे छोटा। जो बड़ा होता है उससे ही तो माइनस किया जाता है ना उसको। M1 बड़ा है इसलिए इसको माइनस कर रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आई। तो V1 बराबर U1, रोप किसका? M1, वन का, तो M1 माइनस M2, बचा कौन? U2, तो इसको फिर 2M2 U2, बट्टे में M1 प्लस M2 तो आ ही रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे बट्टे में M1 प्लस M2 आ ही रहा है। V2 बराबर U2, कौन बड़ा? 2 बड़ा, तो M2 माइनस M1 प्लस 2M1 U1। यहाँ पे 2M2 U2 आ रहा था, है ना। जिसका रोप चल रहा है वो तो बड़ा, और वो सबसे पहले आ गया। जिसका रोप चल रहा था वो पहले आया, वो बड़ा भी था, वो पहले आया सबसे। देखो ये पहले आया, बड़ा भी था, और जो जिसका रोप चला वो पहले आ गया, जो जिसका रोप नहीं चला वो बाद में आ रहा है। 2M2 U2, यहाँ पे प्लस है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। इस प्रकार आप याद कर सकते हो। 2M2 U2, वहां पे 2M1 U1, बट्टे में तो M1 प्लस M2 आ रहा है। तो इस प्रकार आप याद कर लेना इसको, फॉर्मूले को, ट्रिक है ये। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है वन डी इलास्टिक कोलिजन। अभी तो वन डायमेंशन की बात चल रही है, उसमें भी इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हुआ है। अब बारी है इन इलास्टिक कोलिजन की। ये हो गया कंप्लीट, मिटा दूं मैं? ठीक है। अब इन इलास्टिक कोलिजन जो है आपकी बुक में दिए हुए ही नहीं है। क्यों नहीं दिया उसमें, देखते हैं चलो। क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है लगता। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगता तो इक्वेशन आपके पास एक ही बनी, M1U1, ये वाली M1U1 प्लस M2U2, क्योंकि ये तो हर कोलिजन में अप्लाई होती है। M1V1 प्लस M2V2, ये एक इक्वेशन बनी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ पे अप्लाई होता नहीं, तो एक इक्वेशन बनी। अननोन कितने? दो, V1 और V2, दो अननोन आपके पास। इलास्टिक कोलिजन में तो हमने कैसे न कैसे निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास दो अननोन थे, V1 और V2, दो ही हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ हमारे पास दो अननोन हो गए, V1 एंड V2, इक्वेशन एक ही है, तो इसलिए इसने फिर जो बुक है उसमें दिया नहीं। ठीक है, अब आप ऐसे कर नहीं सकते। अब अगर इन इलास्टिक कोलिजन आपको दे दिया, बोलो कि भैया अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया इन इलास्टिक कोलिजन है, तो बोल दिया कि वन डी कोलिजन है और वन डी कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? फिर आपको इक्वेशन तो आपके पास एक ही है, तो अब आप एक ही अननोन ज्ञात कर सकते हो, चाहे V1 ज्ञात करो चाहे V2 ज्ञात करो। तो फिर आपको इन दोनों में से V1 या V2 में से एक की वैल्यू आपको दी हुई होगी। ठीक है, तो फिर आप दूसरा वाला ज्ञात कर सकते हो। समझ में आया? एक आपको दे दिया तो एक ज्ञात कर सकते हो, एक इक्वेशन आपके पास है। तो इस प्रकार से आपको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये चीज बहुत समझनी जरूरी है कि आप एक इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में अगर आपको ये तो वैल्यू दी हुई होती है, M1U1 M2U2, इनकी तो वैल्यू दी हुई होती है। दो अननोन है आपके पास, V1 एंड V2।
V1 V2 में से किसी एक की वैल्यू आपको दे दी तो दूसरा वाला आप याद कर सकते हो, आपके पास एक इक्वेशन बन रही है। ओके डन, ठीक, इतनी सी बात थी। तीसरा है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली बोल दो, परफेक्टली बोल दो, परफेक्टली कोई सा भी लिख सकते, परफेक्टली PRFECT, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसका ठीक है यार, इसमें दोनों क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं दोनों पार्टिकल, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये M1 ये M2 टक्कर के बाद दोनों ये चिपक गए, तो इनकी वेलोसिटी जो है वो एक ही बन जाती है, फाइनल वेलोसिटी V। V1 V2 का चक्कर ही खत्म। यहाँ पे U1 U2 है, कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन था, तो दोनों स्टिक हो गए, चिपक गए एक दूसरे से, तो फाइनल वेलोसिटी V हो गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मोमेंटम एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये इक्वेशन तो हर कोलिजन में वैलिड होती है, लगती है, अप्लाई होती है। तो M1 U1 M1 प्लस M2 ये V, आराम से V कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास सिर्फ एक ही अननोन बचा ना, पहले तो दो अननोन आ रही थी V1 एंड V2, पहले आपके पास दो अननोन थे V1 एंड V2, अब आपके पास कितने अननोन है, इस केस में एक ही अननोन है V, एक ही तो अननोन है, आराम से याद कर लो। देखो ये रहा, ये V M1 U1 M2 U2, M1 U1 M2 U2, ये M1 प्लस M2। देखो ये चीजें मैं आपको करा रहा हूं कि U2 जीरो नहीं है। अब आपके लिए बड़ा आसान सा काम है, आपकी जो एनसीईआरटी के बुक में आपको ये लिख के बताएगा कि U2 जीरो है, इसलिए फिर U2 जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा इसमें, ये देखने को मिलेगा M1 U1 बटा M1, उसमें U2 को जीरो लेके चला है, एक्चुअल फॉर्मूला तो यही होता है। अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, इसमें 1D इलास्टिक कोलिजन में V1 एंड V2 के दो फॉर्मूले बताए थे, जो आपने याद भी कर लिए, मुझे पता है। तो इसमें जो फॉर्मूले, अब आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, बोलोगे भैया इसमें तो अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, आप एक काम करो, वहां पे U2 जीरो कर दो, जो आपने अभी फॉर्मूले याद करे हैं उसमें U2 को जीरो पुट कर दो, आपके पास जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास वही आ जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब अगर मैं U2 को जीरो लेके करवा देता तो फिर ये फॉर्मूले आपको कैसे पता चलते, बट अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो U2 को जीरो करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, U2 को जीरो करा और वो फॉर्मूले निकाल लिया आपने, ठीक है। जनरल केस जरूरी है करना, जनरल केस आ गया तो स्पेशल केस तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। अब इसमें और स्पेशल केस बन सकते हैं कि जो M1 और M2 को इक्वल कर दो। अब M1 और M2 को इक्वल कर दिया, वो करके देख लो, जैसे यहाँ पे M1 और M2 को इक्वल कर दो, U2 को जीरो कर दो, तो ऐसे बहुत सारे केस बन सकते हैं। M2, अब M2 को बहुत ज्यादा बड़ा कर दें M1 से, तो वो देख लेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। अब इसके स्पेशल केस देख लेते हैं भाई, क्या देख लें, ये आप समझ में आया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसमें आपके पास एक ही अननोन था V, एक इक्वेशन थी, ये निकल गया भाई। U2 को जीरो करना, ये लो U2 को जीरो कर दो, ये बचा M1 U1 बटा M1 प्लस M2। स्पेशल केस देख लेते हैं, ये दोनों फॉर्मूले लिखते हैं 1D इलास्टिक कोलिजन के। तो V1 क्या था आपके पास, V1 बराबर U1, बताओ V1 बराबर U1 माइनस का M1 माइनस का M2 प्लस का 2M2 U2 बट्टा M1 प्लस M2। V2 बराबर U2 M2 माइनस M1 2M1 U1 M1 प्लस M2। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये आपके पास अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसे थोड़ी है कि आपके पास ये बताया गया कि देखो भाई M1 तो ये है, M2 ये है, U1 ये है, U2 ये, आपको ऐसे वैल्यू दी हुई होगी, बताया जाएगा कि M1 ये है, ऐसे नहीं दिया होगा। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए कि M1 के, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल है जिसका मास 5 ग्राम है या 5 किलो है, फिर एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास 10 किलो है, वो पार्टिकल उससे टकराता है, और टकराना जो है, टकराव जो इलास्टिक कोलिजन होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है। फिर आपके पास ये उसका जो M1 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी टक्कर से पूर्व,
टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी थी m1 की, जिसका मास 5 किलो से, इस प्रकार का वो दिया जाएगा। तो आपको है ना ये u2 क्या है, m1 क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप ये फॉर्मूले तो आप नहीं, देखो बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लिए, हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मूले, रट्टा मार लिया। अब रट्टा, अब आपके सामने जब उनके सामने क्वेश्चन आता है तो वो समझ ही नहीं पाते कि देखो m1 क्या है, m2 क्या है, u1 क्या है, u2 क्या है, v1 क्या है, v2 क्या है, उनको पता ही नहीं चलता। तो फिर ये फॉर्मूले किस काम की भाई। तो आपको ये जितने भी लिखे हैं ना, v1 v2 है, u1, ये सब आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके मक्खन कर दिए जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है हमेशा। ओके, तो स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में देखो, पहले जैसे U2 वाला जीरो, देखो ये U2 जीरो है, यही कर लो। आपकी अभी जो है आपकी बुक में जैसे फॉर्मूले लिखे हैं वही आ जाएंगे। U2 जीरो किया, इसमें यहाँ पे U2 जीरो किया, ये लो U2 जीरो हो गया, तो ये पूरा टाइम ही जीरो हो गया। ये लो भाई, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिले। U2 जीरो है, ये लो भाई U2 जीरो, ये लो U2 जीरो, ये फॉर्मूला आपके पास देखने को मिलेगा, नाम कर सकते हो, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर और स्पेशल केस लगाएं, U2 जीरो है, ये चीज लेके चल रहे हैं, तो आपके पास V1 और V2 के फॉर्मूले आपके पास ये आ गए। अब आपको ये बोल दे कि M1 और M2 बराबर है, पहला स्पेशल केस, M1 और M2 बराबर, तो V1 क्या हो जाएगा, M1 और M2 बराबर है तो V1 निकालो, M1 और M2 बराबर, दिख गया जीरो, जीरो बट्टा कुछ भी हो जीरो, V2 निकालो। M1 और M2 बराबर हैं, तो ये M1 और M2 बराबर हैं, तो M1 और M2 बराबर हैं, तो इसको मान लो कैपिटल M है। ठीक है, तो M1 प्लस M2 2M हो जाएंगे, 2M, ये कितना M, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा U1, तो V2 किसकी इक्वल आ गया, U1 की। ये आपके लिए बायां हाथ का खेल, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा अगर केस लेके चलें, बोल दें कि जो M2 है ये बहुत 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 बड़ा है M1 से, ये बहुत बड़ा है, अगर M2 जो है वो बहुत बड़ा है, तो फिर किस प्रकार हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या था, ये M1 था और ये M1 प्लस M2 था, M1 प्लस M2, चलो ठीक है, ये इसको मिटा दो। अगर M2 बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखो जैसे M2 बहुत बड़ा है, तो अगर M2 बहुत बड़ा है तो M2 के सामने M1 की क्या औकात, कोई औकात नहीं, तो ये M1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। M2 बहुत बड़ा है भाई, इसके सामने M1 कुछ नहीं है। ठीक है, देखो लिख भी रखा है M2 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो M2 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। मान लो ये 1 लाख है और ये 1 है, तो 1 - 1 लाख कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 रुपया अगर कम हो गया कोई फर्क पड़ेगा, 1 लाख में से 1 रुपया कम हो गया तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो जीरो। तो इस प्रकार ये ऐसे होगा। अब ये M2 बहुत बड़ा है, ये M1 वापिस कुछ नहीं इसके सामने, 1 + 1 लाख, क्या ही फर्क पड़ना है। तो ये M2 कैंसिल हो गया, माइनस का U1 ये आपके पास आ गया, V1 क्या आ गया, माइनस का U1। V2 की बात करो, V2 की बात करें, तो M2 बहुत बड़ा है, तो M1 वापिस इसके सामने नथिंग, कुछ भी नहीं। अब ये जो टर्म बना है, ये देखो M1 कुछ नहीं इसके सामने, U1, अब ये जो वैल्यू है मान लो इस प्रकार बन गई कि ये 2/20 लाख, 20 लाख, कितने जीरो लगते हैं, 6 होंगे, 1 2 3 4 5, हाँ। तो अब ये वैल्यू बताओ क्या आएगा, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ऐसे देख लो ना, 1 लाख कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, तो 0.0000000 ऐसा कुछ आएगा, तो जीरो के करीब है ये, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जीरो। तो V2 क्या आ जाएगा, लगभग लगभग जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपने स्पेशल केस देखी, ये आपका 1D कोलिजन कंप्लीट होता है भाई। ये देखने में बड़े लगते हैं, एकदम इजी है। ठीक है, 1 2 बार और पढ़ोगे तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। दूसरा है 2D कोलिजन। 2D कोलिजन में पहला है इलास्टिक कोलिजन, ज्यादातर यही पूछा जाता है।
आपकी जो बुक है उसमें भी यही दिया गया है। अरे एक चीज तो रहेगी यार, एक चीज तो रहेगी। क्या रहेगी? वन डी कोलिजन पे वापिस आओ। वन डी कोलिजन में, जो वन डी कोलिजन है उसका तीसरा पार्ट कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन जो है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है, उसमें ना चेंज इन काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ वो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे निकालोगे कि भाई 1/2 डेल्टा के, जैसे डेल्टा के से डिनोट कर सकते हो, तो 1/m1, ये m1 था, इसकी वेलोसिटी थी u1, ये m2 था टक्कर से पहले, m2 इसकी वेलोसिटी थी u2, टक्कर के बाद ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसे m1 और m2, m1 प्लस m2 ये बन गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालो। मान लो यहाँ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी प्लस 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, जैसे सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो इसके पास मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 10, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी मान लो 6। अब कैसे करोगे कि टक्कर से पहले, कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, दोनों की मिला 16, 16। फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फिर काइनेटिक एनर्जी मान लो हो गई 10, तो काइनेटिक एनर्जी बाद में आफ्टर कोलिजन कितनी होगी 10, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हो गया भाई 6, 16 माइनस 10 कितना बचा 6, है ना। कैसे निकाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया हमने, वैसे ही करना है। ये तो वैल्यूज दी गई थी, आपकी बार ऐसे करना है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। पसीना बहुत आ रहा है यार, गर्मी काफी है। 1/2 m1 प्लस m2, 1/2 m1 प्लस m2 v का स्क्वायर, ये बस इसको निकालते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। सॉरी माइनस का साइन आएगा ना, तभी मैं सोचूं इसे कैसे सोल्व कैसे करेंगे, माइनस का साइन। अब इसको सोल्व कर लो, ये डेल्टा के आपके पास आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बताएगी, जो लॉस जो हुआ काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या बताएगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताएगी। तो बस अब निकालो इसको आराम से बैठ के कैलकुलेट करो। अब देखो अगर आप ये करने, अब v की वैल्यू बस रखनी है यहाँ पे, v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2, ये v तो ना, तो v की वैल्यू क्या आई थी, m1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 बट्टा m1 प्लस m2, ये आपके पास v की वैल्यू आई थी। अब ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट करें करें चलो करते हैं फिर। अब ये पुट करोगे v की वैल्यू, तो फिर बड़ा सारा टर्म बनेगा, ये इतनी बड़ी आएगी, स्टेप स्टेप बहुत बड़े होंगे, ठीक है। चलो करते हैं इसको थोड़ा इधर लगते हैं। डेल्टा के बराबर 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 m1 प्लस m2, v की वैल्यू रख दो m1 u1, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v की वैल्यू रखनी, ठीक है, बट्टे में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया भाई यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये वन जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन करो, हाँ ठीक है। अब ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया m1 स्क्वायर। अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करो, फिर यहाँ से कॉमन वगैरह लेंगे और इसको करेंगे, देखो कैसे करना है। और आपके जो एनसीईआरटी की बुक उसमें मैं बता रहा हूँ ना, सारी के सारी स्टेप्स, सारी की सारी डेरिवेशन u2 बराबर 0, ये ऐसा करके करा गया, ऐसा करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर आप u2 0 कर दो तो ये वाला टर्म 0 हो गया, यहाँ से ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसका जो ब्रैकेट है a प्लस बी होल स्क्वायर लगाने की जरूरत ही नहीं, ये m1 स्क्वायर पे u1 स्क्वायर ऐसे हो गया।
ये अगर u2 जीरो लेके चलोगे तो ये बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अभी आप बोलोगे कि u2 जीरो लेके कर लो भैया आसान हो जाएगा, या u2 जीरो लेके ना करें। देखो u2 जीरो, u2 ना जीरो, ये चीजें आपको क्वेश्चन में करनी होगी अप्लाई। यहाँ पे ये दिक्कत ही नहीं है कि कैसे भी कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। ये जो चीजें करवाई जा रही है आपको, ये क्यों करवाई जा रही है आपको पता है? सिखाया जा रहा है आपको, तो सीखना बहुत जरूरी है। अब u2 जीरो लेके कर लो, बिना u2 नॉट जीरो कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं। आपको सीखना बहुत, कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में आ गया ना, बात खत्म। फिर आप चाहे जैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी है कि अभी डेल्टा के का फॉर्मूला निकालूंगा बोलूंगा याद करो, नहीं, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं। डेल्टा के फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल याद नहीं करना, करना ही मतलब ही नहीं रखना उससे कुछ। ये करवाया जा रहा है, ये इसलिए करवाया जा रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट पकड़ लो, फिर डेल्टा के भले ही ना निकालो, पड़े रहने दो ऐसे ही। तो जैसे u2 जीरो लेके कर ले, फिर फालतू का लंबा होगा वो स्टेप, फिर कोई बड़ी बात नहीं उसमें। फिर एक बटा ये कराएंगे, ये होगा, और इसमें फिर ये 1/2 ये पूरा होल स्क्वायर खुलेगा, ये m1u1 स्क्वायर ऐसा, ये m1u1 स्क्वायर इससे कॉमन आके फिर इसका एक अलग टर्म बनेगा, इसका एक अलग टर्म u1 वाला बनेगा, इसका और इसका एक अलग टर्म बनेगा। ठीक है ऐसा, और ये एक आएगा 2m1 वो 2ab वाला, ये 2ab जो होगा यहाँ 2m1u1, इसका एक अलग टर्म बनेगा। तो ऐसे 3 टर्म बन जाएंगे अगर आप u2 बराबर जीरो ना लेके करते हो, तो ये 3 टर्म बनेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। अब याद तो वैसे भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं। ये u2 जीरो लेके करते हो, ये लो u2 जीरो, ये लो u2 जीरो, m1 u1, ये लो, हो गया। इसको आराम से सही से लिख देते हैं थोड़ा इज्जत से। 1/2 1 माइनस का 1/2 m1u1 का स्क्वायर बट्टे में m1 प्लस m2, ये लो, इतना सा टाइम हो गया। अब इसको क्या करना है, ये m1 देखो ये कॉमन आ गया, देखो ये वाला टर्म जो है ये कॉमन आ रहा है। अब वो वाला जो u2 जीरो नहीं था तब भी ऐसे ही होता, तो मैंने कहा था ना 3 टर्म बनेंगे। 3 टर्म कौन से बने, ये देखो ऐसे यहाँ पे बन गया 1/2 m1u1 का स्क्वायर, इधर क्या बचा 1 माइनस 1 ही बचा गया यहाँ पे। यहाँ पे ये m1 का स्क्वायर था, ओके, तो ये बचा 1 माइनस m1 बट्टे m1 प्लस m2, ये बच गया। अब यहाँ पे आपको ये एलसीएम लेना है, तो ये क्या बन जाएगा m1 प्लस m2, एलसीएम लिया, ये बन गया m1 प्लस m2, ये माइनस m1, ये m1 से m1 कैंसिल हो गए, क्या बच गया 1/2 m1u1 का स्क्वायर m2 बट्टे m1 प्लस m2। तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि आपको बिल्कुल याद नहीं करना, ध्यान में रखना, ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना। अब जैसे ये टर्म आया, कैसे किया, u2 बराबर जीरो ले लिया हमने ये assumption ले लिया कि u2 बराबर जीरो है, ये assumption लिया तो इस प्रकार आया। अगर आप u2 बराबर जीरो नहीं लेते, ये नहीं लेते, तो इस प्रकार के देखो, जैसे ये भी बना 1/2 m1u1 का स्क्वायर कॉमन आया, फिर ये अंदर ये बचा। इसी प्रकार यहाँ पे फिर क्या होता है 1/2 m2u2 का स्क्वायर, ये भी कॉमन आता और इस प्रकार का एक बनता। तो मैंने बताया था 3 बनते, एक ये वाला बनता, दूसरा एक 1/2 m2u2 ये वाला बनता, एक वो 2m2 वो वाला बनता, 2ab वाला, तो 3 बन जाते। तो आपको ये याद नहीं करना, आपको ये सिखाया गया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। आपको वैल्यूज दी होंगी, आप कैलकुलेट कर लेना, इस प्रकार करना है आपको। अब अपने 2D कोलिजन पे आते हैं वापस। 2D 2D कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन, द्विविमीय टक्कर। तो द्विविमीय टक्कर पे बात करते हैं। पहला है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कितनी इक्वेशन बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी, नहीं अब की बार 3 बनेगी, क्योंकि 2D कोलिजन है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये m1 पार्टिकल जिसका
जिसकी वेलोसिटी u1, m2 पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी u2, टक्कर हुई इनकी। अब इनकी टक्कर जो है इस प्रकार होगी, जैसे अभी कैरम बोर्ड खेला, कैरम बोर्ड, कैरम खेला है, कैरम, कैरम। तो कैरम में क्या होता है, जो स्ट्राइकर होता है ये वाला, जैसे मान लो स्ट्राइकर है ये वाला, ठीक है, और ये यहाँ पे बोटी पड़ी हुई है, इसको मारते हो जैसे टक ऐसे मारा, तो जब ये बोट स्ट्राइकर यहाँ इसके यहाँ पे लगता है, इसके एकदम सेंटर पे ऐसे, ठीक है, एकदम सेंटर पे लगता है ऐसे, तब तो ये कैसे मोशन करता है, इसका जो मोशन होता है इस लाइन के अलोंग होता है ऐसे, ये एक लाइन के अलोंग जाता है, साना समझ रहे हो ना, इसको मैंने ऐसे मारा टक ऐसे गया तो ये सीधा जाएगा, ऐसे सीधा एकदम सीधा जाएगा, ये स्ट्राइकर, इसको मैंने मारा तो ये एकदम सीधा जाएगा। अगर मैं ये स्ट्राइकर सीधा ना मार के इस सेंटर के, मतलब ये जो सेंटर है यहाँ पे इसका सेंटर है इसका, इस सेंटर के ना मार के इसको थोड़ा ऐसे मारूं कि ये स्ट्राइकर इसके यहाँ पे टकराए, ठीक है, ये जो स्ट्राइकर है ये इसके यहाँ पे टकराए, तो ये किस प्रकार, इसका मोशन किस प्रकार होगा, ये गोटी इधर चली जाएगी, ये स्ट्राइकर इधर चला जाएगा। तो इसका मोशन किस प्रकार, टू डायमेंशन हो गया ना, पहले एक लाइन के अलोंग जा रहा था तो वन डायमेंशनल मोशन था। अगर आपको वन डायमेंशन मोशन करवाना है, वन डायमेंशन मोशन करवाना है, वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो इसको स्ट्राइकर को इस प्रकार मारा कि इसके सेंटर पे लगे, जैसे इसके सेंटर पे लगता है इसे सीधा, तो ये एक लाइन के अलोंग मोशन करता है, ये होता है हेड ऑन कोलिजन, वन डी कोलिजन। और अगर मैं इस स्ट्राइकर को इस प्रकार मारता हूं कि ये इससे यहां टकराए या फिर यहां टकराए, मतलब इसके सेंटर से नहीं टकरा रहा, ठीक है, ये यहां टकराए या फिर यहां टकराए, तो इसका जो मोशन होगा ये इस प्रकार होगा, 2D कोलिजन होगा, इसको बोलते हैं ओब्लिक कोलिजन, ये लिख लेना, ठीक है, ओब्लिक कोलिजन होता है ये। वो क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन, ये क्या होता है, इस प्रकार के कोलिजन को क्या बोलते हैं, ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन। डन, ये आप समझ चुकी हुई चीज। तो इस प्रकार के मोशन करवाने के लिए, यानी 2D जो इस प्रकार ऐसे कोलिजन है उस प्रकार कराने के लिए थोड़ा सा सीधा ना मार के इसको थोड़ा सा इसी प्रकार मारा जाता है कि सेंटर पे ना लग के थोड़ा सा इसके जो एज है, किनारे जो होते हैं किनारों पे लगे, जैसे किनारों पे लगते हैं तो इसका मोशन फिर किस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया, ये M1 मान लो इधर चला गया और ये M2 जो है वो इधर चला गया, ये M1 इधर चला गया। अब ये एंगल यहां से आप देख सकते हो, मान लो इसको α1 एंगल माना, इसको α2 एंगल माना, ये α1 ये α2, इसकी वेलोसिटी होगी v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, ठीक है, वन डी कोलिजन हो तो α1 और α2 0 डिग्री हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे इस प्रकार करना है आपको। अब आपको इक्वेशन बनानी है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओ, तो m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहां से आप देखो m1 जो है, पहले एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, बिफोर कोलिजन m1 और m2 का जो मोशन होगा वो एक्स एक्सिस में होगा, m1 इधर जा रहा है, ये m2 भी इधर ही जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस में। y के अलोंग मोशन इसका जीरो, y में कोई मोशन नहीं है तो y में वेलोसिटी इसकी जीरो, ठीक है, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे m1 u1 ये तो आगे एक्स एक्सिस की बात कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस मोशन बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके जो कंपोनेंट होंगे ये m1 v वेलोसिटी की ये कंपोनेंट हो जाएंगे, मोमेंटम है, तो m1 u1 ये m1 v1 cos α1, ये m2 v2 cos α2, इधर ये वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट cos होंगे, cos cos cos, ओके, तो m1 v1 cos α1 प्लस m2 v2 cos α2, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन 1 बनी। वीडियो बंद तो नहीं हो गया, एक बार देख लेते हैं, नहीं बंद नहीं हुआ, चल रहा है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, काफी लेंथी हो गया वीडियो वैसे, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आपको सारी चीजें समझ में आनी जरूरी है, तो वीडियो तो थोड़ा लेंथी बनेगा ही, ओके। तो यहां आप देखो एक्स एक्सिस में ये जो बिफोर कोलिजन की बात अगर हम करें कि बिफोर कोलिजन u1 और u2 जो थे, मतलब जो इनका
मोमेंटम था, या जो कह लें कि इनकी जो वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही थी। अब वाई एक्सिस में इनका कोई मोशन ही नहीं, इधर कोई मोशन हो रहा है क्या, इधर इस तरफ कोई मोशन नहीं, इस तरफ ये केवल, तो बिफोर कोलिजन ये जीरो होगा, बिफोर कोलिजन ये जीरो होगा। इधर 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 ये देखो इस तरह है, तो इधर ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये वाई एक्सिस में हो गया, ठीक है, इस प्रकार है। तो ये वाला एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, तो m1 v1 साइन एल्फा 1, अब प्लस m2 v2 साइन एल्फा 2, ये दिख रहा है क्या, ये दिख तो रहा है क्या, ज्यादा नीचे हो गया, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये m2 v2 साइन एल्फा 2 हो गया। अब ये साइन एल्फा 2, इसकी देखो जो साइन वाला कंपोनेंट है, ये इसका ये इस तरह होगा, इस तरफ नीचे होगा ना, ये कंपोनेंट इधर होगा, इसका ये कंपोनेंट इधर होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट इधर होगा, ये कंपोनेंट इधर होगा। अब इसको देखो, प्लस एक्स नेगेटिव एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो इसका देखो किधर है, माइनस वाई में है, माइनस वाई एक्सिस ना, इसका तो प्लस वाई एक्सिस था तो ये तो प्लस में आ गया, इसका माइनस वाई एक्सिस में मोशन है, तो यहाँ पे ये जो प्लस है ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, ये लो, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन आ गई। अब चूंकि इलास्टिक कोलिजन है तो एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, तो उसको भी लिख लेते हैं, वो इक्वेशन भी बना लेते हैं भाई। तो 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये लो इक्वेशन 3 बन गई। अब बोलोगे भैया एक बात बताओ, आपने यहाँ पे साइन एल्फा 1 कोस एल्फा 1 लिखे, यहाँ पे नहीं लिखे आपने कोस एल्फा साइन एल्फा, क्यों? क्या ये एनर्जी है? एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इसके कंपोनेंट बनेंगे? नहीं बनेंगे। ये क्या था? मोमेंटम था, मोमेंटम के कंपोनेंट बने? बिल्कुल बने। तो ये बने, आ गई। ये इसका एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में अलग से मोशन दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसमें इनके पहले से इंक्लूडेड है। ये जो देखो ये स्क्वायर होता है, वेक्टर का कभी स्क्वायर देखा है क्या? ये वी वेक्टर का स्क्वायर, वी वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता। वेक्टर का दो प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो होता है ये स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर आपको आता है, डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट होते हैं। वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ये इस प्रकार होता है, बट वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता। अगर आपको ये स्क्वायर देखने को मिल रहा है तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को आप ऐसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये लो भाई, तो इसमें ये एक्स एंड वाई दोनों जो है, जैसे मान लो एक्स में कितनी वेलोसिटी थी, वाई में कितनी वेलोसिटी थी, उन दोनों का ये मिला के निकाला गया। देखो इस प्रकार से, ये पहले से ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके कंपोनेंट बिल्कुल नहीं बनने वाले, इसके बने हैं। तो ये तीन इक्वेशन आपके सामने आई। इन तीन इक्वेशन में अब आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो आपके पास अननोन कितने हैं। इक्वेशन आपके पास तीन आई, इक्वेशन आपके पास तीन आई, अननोन देखो कितने हैं, v1 v2, ये तो आपके पास अननोन होनी है, ये तो 1D कोलिजन में भी थे। अब ये 2D कोलिजन है, इसलिए यहाँ पे दो अननोन और है, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये जो दो एंगल है ये भी आपके पास अननोन, ये आपको पता थोड़ी है। 1D कोलिजन में तो ये पता थे कि जीरो है, जीरो है, अल्फा 1 और अल्फा 2 कितने, जीरो है। तो फिर हमारे पास दो ही अननोन थे, v1 और v2 1D कोलिजन। बट यहाँ पे आपके पास चार हमारे पास अननोन है और इक्वेशन तीन है, तो फिर कैसे करेंगे भाई? फिर ऐसे करेंगे कि आपको इन चारों में से एक अननोन जो है आपको बताना पड़ेगा। जैसे इनइलास्टिक कोलिजन में बताया था, इनइलास्टिक कोलिजन में 1D इनइलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन एक ही थी, अननोन दो थे, तो वहां पे एक अननोन आपको बताना पड़ेगा पहले से, तो एक अननोन आप याद कर सकते हो। तो इसी प्रकार इक्वेशन तीन है, अननोन चार है, तो इनमें से अगर आपको जैसे v1 निकालना है ना, तो v2 बता दो, या कोई भी एक अननोन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन तीन है, चार अननोन है, तो अननोन भी तीन ही होने चाहिए।
तो अननोन 3 ही होने चाहिए। एक अननोन आपको पहले से, जो आपके क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में एक अननोन आपको दिया हुआ होगा पहले से, चाहे अल्फा 1 दे दे, चाहे अल्फा 2 दे दे, चाहे V2 दे दे, चाहे V1 दे दे, एक आपको दिया होगा। 3 अननोन होंगे, आपको निकालने हैं इन 3 इक्वेशंस को यूज करके। ठीक है, हाँ, वो आपसे से डिपेंड करेगा, आपके उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। अगर आपसे V1 पूछ रहा है, V2 उस हिसाब से डिपेंड करेगा। हो सकता है ये एंगल भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार इसको करना है सॉल्व। समझ में आया? ठीक है, ये था इलास्टिक कोलिजन, ये आपको समझना है इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन पे बात करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, तो इन इलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन कितनी, वो 2 बन जाएगी इक्वेशन। 2 इक्वेशन, वो अल्फा, वो देखो लिख देते हैं M1U1 प्लस M2U2 M1V1 cos अल्फा 1 प्लस M2V2 cos अल्फा 2। ये इक्वेशन 1 बनी। दूसरी इक्वेशन कितनी, M1, कोई M1 नहीं होगा, 0 होगा, ये तो पूरा 0। M1V1 sin अल्फा 1 M2V2 sin अल्फा, ये माइनस में M1V1 sin अल्फा 1, ये माइनस में M2V2 sin। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपके पास ये कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन। इन इलास्टिक कोलिजन में आपके पास 2 इक्वेशन, वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वाली इक्वेशन तो आपके पास नहीं आएगी। तो ये 2 इक्वेशन बनेगी। अननोन कितने आपके पास, वही 4, V1 V2 एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, तो अब इनमें से आपको 2 अननोन बताने पड़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन कितने, 2, अननोन कितने, 4। 2 अननोन आपको पहले से बताने पड़ेंगे, डिफाइन करने पड़ेंगे कि 2 अननोन आपको अगर बता दिए जाएंगे तो बच्चे में 2 अननोन आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका इन इलास्टिक कोलिजन का। इजी एकदम सिंपल तरीके से समझो। जितने अननोन उतनी इक्वेशन जरूरी है होनी। यहाँ पे 2 इक्वेशन आपके पास मौजूद है, तो आप इन चारों में से कोई भी 2 अननोन ही ज्ञात कर सकते हो, बाकी के 2 अननोन आपको बताने पड़ेंगे। तो जितने अननोन है उतनी इक्वेशन जरूरी है, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन जरूरी है, ये ध्यान में रख लेना। बस यही चीज यहाँ पे अप्लाई की जा रही है बार बार। हो गया कॉन्सेप्ट, बस यही इनइलास्टिक कोलिजन का कॉन्सेप्ट है। तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कुछ भी बोल दो। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें इसमें भाई क्या है, ये वाला लफड़ा ही खत्म। ये V1 V2 वाला तो लफड़ा ही खत्म। इसको देखो कैसे करेंगे, मिटा देंगे इसको। इसमें देखो क्या होगा, ये M1 था, ये M2 था, दोनों में जबरदस्त भिड़ंतरी हुई। ये A1 यहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर पे नहीं लगेगा। ये M1 अगर 2D कोलिजन करवाना है तो इसको यहाँ पे एज से टकराना है। तो ये M1 इधर गया। अब M1 और M2 की बात भी खत्म। अब ये दोनों स्टिक हो गए, M1 प्लस M2 दोनों चिपक गए। और ये मान लो M1 और M2 दोनों अलग थे, इन दोनों ने आपस में टक्कर करी, टक्कर करके M और M2 दोनों स्टिक हो गए। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, तो M1 और M2 दोनों एक दूसरे से स्टिक हो गए, चिपक गए। और चिपकने के बाद ये ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे मूव कर रहे हैं तो अब सक्सेस से ये मान लो अल्फा एंगल है, अल्फा 1 अल्फा 2 की बात खत्म। ठीक है, तो अल्फा 1 सिर्फ अल्फा एंगल बनेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 भी नहीं। वेलोसिटी भी एक ही। अब ये इधर मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से, V1 V2 वाला लफड़ा खत्म, अल्फा 1 अल्फा 2 वाला लफड़ा खत्म। v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हैं, अल्फा एंगल है। कितने अननोन है आपके पास, पहले कितने थे, V1 V2 अल्फा 1 अल्फा 2। अभी V1 V2 एक ही v, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, 2 अननोन है। बट यहाँ भी इक्वेशन तो फिर एक ही है, इक्वेशन एक ही है ना। इक्वेशन M1 कैसे, कौन सी इक्वेशन है, कहाँ पे लिखी थी, लिख देंगे। M1U1 प्लस M2U2, ये M1 प्लस M2। वैसे 2 इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वैसे तो ना। हाँ, ये इक्वेशन भी तो बन जाएगी।
यहाँ पे देखो ये अल्फा, ये हटेंगे बस, ये हटेंगे ना ना, दो इक्वेशन बनेगी आपके पास, सही है। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी। तो m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1, ये v1 नहीं, ये इसको पूरा करते हैं, देखते हैं इसको कि किस प्रकार होगा। तो पहली इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2, ये m1 कोस अल्फा, m1 v, m1 v, सॉरी m1 प्लस m2 v कोस अल्फा, इधर m1 प्लस m2 v साइन अल्फा, ये दो इक्वेशन। ठीक है, ये कंप्लीटली इनलिस्टिक कोलिजन की बात हो रही है इसकी। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 v कोस अल्फा, v साइन अल्फा, m1 प्लस m2 इस प्रकार बन जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन कितनी, दो इक्वेशन है। अननोन कितने, दो अननोन है। v एंड अल्फा दो अननोन है। इक्वेशन कितनी, दो इक्वेशन है। तो आप v एंड अल्फा दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा देखो यहाँ से सीधा सीधा पता लग जाएगा, यहाँ से देखो लग रहा है क्या पता, बिल्कुल लग रहा है। कैसे लग रहा है, m1 प्लस m2 जो है वो जीरो कभी हो नहीं सकता। ये देखो ये इक्वेशन जीरो की इक्वल है ना, तो m1 प्लस m2 जीरो नहीं हो सकता। m1 प्लस m2 नॉट जीरो। क्यों नॉट जीरो, मास कभी जीरो हो सकता है क्या, मास जीरो नहीं होता। ठीक है, आपके सिलेबस में तो मास जीरो नहीं होता, भूल जाओ इस चीज को। 11th क्लास में मास जीरो नहीं है। ठीक है, होता भी तो वो फोटोन वगैरह का होता है, तो वो रेस्ट मास जीरो होता है, वो हाई कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, तो छोड़ दो उसको। m1 प्लस m2 नॉट जीरो। अगर ये पार्टिकल दोनों टकराए हैं, टकरा के फिर ये m1 प्लस m2 दोनों एक वेलोसिटी से गए हैं, तो v भी नॉट जीरो। ठीक है, v नॉट जीरो, क्योंकि अगर ये टकराए हैं, टकरा के दोनों स्टिक हो गए, स्टिक होने के बाद एक वेलोसिटी से गए, तो वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, तो v नॉट जीरो। तो क्या जीरो, फिर साइन अल्फा जीरो, ये साइन अल्फा जीरो। साइन अल्फा जीरो मतलब अल्फा कितना, जीरो है ना। अल्फा साइन अल्फा कब जीरो होगा, जब अल्फा की मान जीरो होगा तभी तो होगा। तो अल्फा जीरो है भाई, ये लो अल्फा 0 डिग्री आपके पास मिल गया। अब अल्फा 0 डिग्री है, तो ये कैसा जो कोलिजन किस प्रकार का हो गया, 1D है ना, ये 1D कोलिजन हो गया। ये इक्वेशन किस, ये जो कोलिजन हो गया ये 1D कोलिजन हो गया। अल्फा बराबर 0 डिग्री मिल रहा है ना आपको, तो अल्फा जब 0 डिग्री होगा, एंगल जीरो है, तो 1D कोलिजन है। ये अल्फा आपके पास मिल गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना कोस अल्फा, कोस जीरो की वैल्यू कितनी, कोस जीरो की वैल्यू 1। अब यहां से v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू कितनी आ रही बता दो भाई। चलो v की वैल्यू यहाँ से m1 प्लस m2 उठा के यहाँ रखो, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। 1D में यही तो फॉर्मूला आपके पास आया था, चेक करो एक बार, चेक करो। वन डायमेंशन कोलिजन जब मैंने आपको बताया था अभी, वन डायमेंशन जो कोलिजन मैंने आपको बताया था, उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वाला केस देखो, उसमें जो v बराबर का v का जो फॉर्मूला आया था वेलोसिटी का, वही यही तो आया था। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आएंगे, बस इतना ही है। इन पे अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5.11 आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, पढ़ो इसको, समझो इसको, ट्राई कर लो। कर लिया, ट्राई करें हम। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड must be slowed to 10 की power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium and causing it to fission। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा आपको दे दिया गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स आपके 12th क्लास में लगेगी, वहां आप इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है जब ये यूरेनियम से टकराता है, तो ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये टुकड़ों में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब इस न्यूक्लियर, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी
वेलोसिटी दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन से टकराता ही नहीं है, ये सीधा निकल जाता है। इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा स्पीड होने के कारण ये यूरेनियम में टकराता ही नहीं, टक्कर होती ही नहीं। अब टक्कर ही नहीं होगी तो फिर ये यूरेनियम नहीं टूटेगा, तो फिर न्यूक्लियर फिजन होगा कैसे। तो इसीलिए इस न्यूट्रॉन की जो स्पीड है इसको कम किया जाता है। इस न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कैसे किया जाता है, यहाँ पे बीच में पहले इस न्यूट्रॉन को यूरेनियम से टकराने से पहले एक दूसरे पदार्थ से टकराया जाता है। तो इन पदार्थ को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर, ठीक है, इनको मॉडरेटर बोलते हैं। इनमें हो सकता है, देखो आपको इस क्वेश्चन में दिया भी है कि ये हो सकते हैं D2O, ठीक है, D2O हैवी वाटर होता है, D2O हो सकते हैं, या हो सकता है कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट हो सकते हैं। एक और होता है, क्या होता है उसका नाम, ये मोस्ट काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन विथ न्यूक्लियर ड्यूटेरियम, ठीक है, एक ही होता है इससे। तो ये क्या होता है, मॉडरेटर मॉडरेटर होते हैं, मॉडरेटर, ठीक है। तो इनसे इनको टकराया जाता है। फिर जब ये न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो इससे टकराने के बाद इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और ये हो जाती है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, ये आपको दे रखा है। फिर इतनी स्पीड होने के बाद इस स्पीड से न्यूट्रॉन को इससे टकराया जाता है, टक्कर होती है, फिर ये जो यूरेनियम का नाभिक है ये टुकड़ों में टूट जाता है और न्यूक्लियर फिजन हो जाता है। ये न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा सा बताया गया है। आपका जो काम है वो कोलिजन समझना है, कोलिजन को समझना है। न्यूक्लियर फिजिक्स आप 12th क्लास में पढ़ लोगे डिटेल में, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट ए न्यूट्रॉन कैन लॉस मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको ये शो करना है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये जब मॉडरेटर से टकराता है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कर देता है। ये न्यूट्रॉन जब इस मॉडरेटर से टकराता है तो मॉडरेटर से टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कर देता है। ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है, बस ये काम करना है। और आगे बढ़ते हैं फिर। लाइक ड्यूटेरियम और कार्बन, ये आपको बता दी मैंने पहले ही। which has mass of only few times the material making up light nuclei usually, ठीक 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 ठीक, called moderator। एंड ये जो कोलिजन है, इनका जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है, इसमें दे रखा है आपके, ठीक है, पढ़ लेना। शो दैट काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन इसमें दे रखा है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है ये। अब इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, दोनों कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या, अब काइनेटिक आप बोलोगे भैया एक बात सुनो, कि हमको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, और यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन तो फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी में जो कंजर्वेशन है ये सिस्टम के लिए होता है। सिस्टम, सिस्टम कौन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन और ये मॉडरेटर, न्यूट्रॉन एंड मॉडरेटर, ये सिस्टम है। इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो कंजर्व रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे आपको बोला है कि न्यूट्रॉन की ये इंडिविजुअल जो एनर्जी है वो तो चेंज हुई। ये न्यूट्रॉन की जो इंडिविजुअल एनर्जी है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होगी, उसमें तो लॉस हो ही सकता है, ठीक है। बट इनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो तो कंजर्व रहेगी। ओके, तो आपको क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है जब ये मॉडरेटर से टकराती है तो इस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, और जो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है जो उसमें लॉस होगा वही ये जो मॉडरेटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा वो इसके इक्वल, ठीक है। तो करते हैं, चलो। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे करेंगे कि फ्रैक्शन के रूप में करेंगे। फ्रैक्शन के रूप में क्यों करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैं वैल्यू बता दूं, मान लो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस या कुछ प्लस 17 या इतना कुछ मैं बता दूं, मान लो ये कोई जरूर नहीं इतना ही हो, ये एग्जांपल दिया है, ये बता दो जूल है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इतना लॉस हुआ इतना गेन हुआ, कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर मैं बता दूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसका 90%, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 90% लॉस हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये इसीलिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, हमें परसेंटेज मिल जाते हैं।
हम फ्रैक्शन के रूप में इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन था, ये अपना मॉडरेटर, ये न्यूट्रॉन, ये मॉडरेटर, इन दोनों की जब टक्कर होती है तो इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। और ये जो वो मॉडरेटर है, ये U2 जो है ये जीरो, यानी मॉडरेटर क्या है, रेस्ट में है, मॉडरेटर रेस्ट, तो U2 जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 U2, फिर बाद में V1 हो जाती है, फिर V2 हो जाती है, ठीक है, ये इस प्रकार। अब यहाँ पे ये U1 U2 V1 V2 ये इस्तेमाल ना करके हम N और M इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं UN, यहाँ पे लिख देते हैं UM जो कि जीरो है, यहाँ पे लिख देते हैं VN, ये VM, UN UM VN VM, ठीक है। अब करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, अरे अब यहाँ पे देखो एन डैश बोल देते हैं, ठीक रहेगा क्या, एन डैश बोलेंगे तो फिर वो वी एन डैश हो जाएगा, चलो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन की बची है उसके इक्वल, प्लस जो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेटर को मिली है उसके इक्वल, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। इसको क्या बोलने हैं, जो न्यूट्रॉन की एनर्जी बची है, यहाँ पे इसके लिए बोल दें क्या, एन डैश बोल दें क्या, आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें वी एन हो गया, फिर ये एन डैश हो गया, ठीक है। तो हमें अब एक्चुअल में करना ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, काइनेटिक एनर्जी जो बची है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बची, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितने, इसको किस प्रकार एन डैश लिख लो, चलो ठीक है, एन डैश लिख लो, काइनेटिक एनर्जी एन डैश, एन डैश का मतलब समझे, पहले न्यूट्रॉन की कुछ एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, मॉडरेटर से वो टकराता है, टकराने के बाद न्यूट्रॉन के पास अब कितनी एनर्जी बची वो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो 1/2 मास M N लिख लो, ठीक है। और ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो ना, आप अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने हिसाब से समझ सकते हो, एन एन डैश एम एम डैश M1 1 2 3 4, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट को पकड़ो और अपने हिसाब से कर लो बस, ठीक है, ओके। तो 1/2 M 1/2 mv² ये सूत्र होता है, तो 1/2 MnV, अब V कौन सा, Vn, यानी यही तो लिखेंगे Vn का स्क्वायर, ओके। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या लिखेंगे, 1/2 M मॉडरेट Vm का स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये इसकी क्या हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी N, काइनेटिक एनर्जी N यहाँ पे ना लिखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी N 1/2 MnV², तो V कितना है, ये है UN का स्क्वायर, इतनी चीजें समझ में आई। तो इतनी थी एनर्जी, ये एनर्जी इसमें और इसमें इन दोनों का सम हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी N इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी N डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी N, इसके इक्वल होगी, ठीक है, ये चीज होगी, काइनेटिक एनर्जी N, काइनेटिक एनर्जी N डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी N, ठीक, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब हम क्या करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी एन डैश बट्टा काइनेटिक एनर्जी ये करने वाले हैं, फ्रिक्शन निकालने वाले हैं, ठीक है। ये फ्रिक्शन कौन सा है, ये फ्रिक्शन है कि न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी बची, बची हुई काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन की बची हुई काइनेटिक एनर्जी का फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन की बची हुई काइनेटिक एनर्जी का फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं F1 बोल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एन डैश बट्टा काइनेटिक एनर्जी एन, ठीक है, आगे चलो। तो जब ये
रेशियो निकालते हैं तो 1/2 mn, ये 1/2 mn, ये तो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, 1/2 n डैश है तो vn का स्क्वायर, ये vn का स्क्वायर बट्टे में un का स्क्वायर। अब यहां पे आपको देखो क्या करना है, vn और vm इनके फॉर्मूले बताओ मुझे, तुमको आते हैं, बस पहचानने में थोड़ी सी ध्यान रखना है, बस आपको बस पहचान करनी है कि vn और vm क्या है। तब अभी मैंने लिखा ही था, अभी यहाँ पे लिखा था मैंने, ठीक है। वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हो, मैंने अभी लिखा था कि vn और vm क्या, पहचानो इनको, फॉर्मूले आपको याद है ऑलरेडी, ठीक है। 1D इलास्टिक कोलिजन, 1D इलास्टिक कोलिजन में मैंने v1 और v2 के फॉर्मूले लिखवाए थे ना अभी आपको, ठीक है। तो बस वही फॉर्मूले यही तो है, तो लिख लो ये v1 है, ये v2 है, क्या होगी फॉर्मूले, v1 यानी u1 m1 माइनस का m2, 2m2 u2 बट्टा m1 प्लस m2। अब बस आपको साइन चेंज करने हैं, m1 m2 क्या है, mn mm, इसी प्रकार mn mm, तो m2 क्या है mm, u2 कितना है, ये तो जीरो है, इसकी ऊपर बात करेंगे, ये क्या um, ये तो जीरो ही है, अभी कर देंगे, देखो इसको un, क्लियर। इसका फॉर्मूला भी लिखो u2, तो u2 क्या है, ये तो जीरो है, तो um है ना, ये um तो जीरो है, ये मॉडरेटर क्या है, रेस्ट पे था, तो m2 माइनस का m1, u2 m2 माइनस m1, तो m2 क्या mm माइनस का mn, मिटाना पड़ेगा कि इसको, 2m1 u1, m1 क्या mn, u1 क्या un बट्टे में mn प्लस mn। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गए, आपको ये वेलोसिटी मिल गई, अब इनकी वैल्यू वहां पे रखो, ये vn की वैल्यू वहां पे रखो, वहां पे रखते हैं, चलो। अब um क्या, जीरो, आपको पता है। तो अब देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ कि कहीं पर भी, कहीं पे भी अगर आपको कोई फॉर्मूला याद करना हो तो हमेशा जनरल केस याद करो, जनरल फॉर्मूला याद करो, स्पेशल केस निकाल ही सकते हो फिर आप, ठीक है। तो हमेशा जनरल फॉर्मूला याद करना है, जनरल केस याद करना है, फिर आप un um इनको सेम रख सकते हो, फिर इसको जीरो कर सकते हो, इससे ये फिर आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे um जीरो है, तो um जीरो है, तो ये लो भाई, ये पूरा हटा दो, ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला टर्म हट जाएगा, तो ये जो vn है ये यहाँ पे रखो, f1 बराबर vn का स्क्वायर, तो un का स्क्वायर mn माइनस का mm का स्क्वायर बट्टे में mn प्लस mm का स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, बट्टे में un का स्क्वायर, un का स्क्वायर, तो un का स्क्वायर un का स्क्वायर कैंसिल हो गई, ये लो भाई, तो आपके पास f1 ये आ गया, ये f1 क्या है, न्यूट्रॉन की जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी है उसका फ्रैक्शन। अब आपको पता है, ये चीज तो आपको पता है कि जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मतलब 2/8 जितने भी मतलब आते हैं, तो वहां पे जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो कुल की अगर मैं बात करूं, पूरे जो टोटल है वो क्या होता है, टोटल जैसे अभी एनर्जी की बात चल रही है, तो टोटल एनर्जी को मैं कैसे लिखूंगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1 होगी, टोटल एनर्जी कितनी है, 1 है। जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम 1 ही लेते हैं, जितना भी मतलब अभी यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1 होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये फ्रैक्शन निकला, ठीक है, तो ये सभी मिलाकर कितने होंगे, 1 के बराबर होंगे। तो अगर मैं F2 की बात करूं, F2 क्या, कि ये काइनेटिक, ये तो क्या थी, F1 क्या था, कि जो न्यूट्रॉन की आफ्टर कोलिजन, कोलिजन होने के बाद न्यूट्रॉन में कितनी एनर्जी बची उसका फ्रैक्शन निकाला। अब उस न्यूट्रॉन की एनर्जी में लॉस कितना हुआ,
कि तो लॉस कितना हुआ, 1 माइनस ये F1 कर दोगे तो ये F2 क्या निकल के आएगा आपके पास, जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ उसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ उसका फ्रैक्शन है F2। न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी बची आफ्टर कोलिजन उसका फ्रैक्शन है F1। ठीक है, ये बच्ची इतनी बची आपके पास, तो एक से ये घटा दोगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा कि इतना लॉस हो गया। समझ में आई बात? ओके, तो F2 निकाल लो। फिर F2 कैसे निकालोगे, ये एक कर दो, F2 माइनस सिंपल सी कैलकुलेशन है 1 माइनस एम एन माइनस का एम एम का स्क्वायर बट्टे में ये ब्रैकेट ओपन करके फिर आपको बस पूरा सोल्व करना होगा। पूरा ब्रैकेट ओपन करो, एम एन का स्क्वायर प्लस एम एम का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करो पूरा सोल्व करोगे तो ये फिर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके फिर कर देना सोल्व। ये आप सोल्व कर सकते हो, ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, पहले ये इनके ब्रैकेट ओपन करने हैं। ठीक है, इनके ब्रैकेट ओपन करो, इसका भी ओपन ब्रैकेट ओपन करो, इसका भी ब्रैकेट ओपन करो, फिर इसका एलसीएम लो और जो कट रहा है उसको काट दो, जो फिर आंसर मिलेगा आपको मिल जाएगा जो भी। ठीक है, ये आपको F2 भी मिल गया। तो हमें अभी क्या करना था, यही तो करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि तो काइनेटिक एनर्जी उसमें लॉस हो रहा है क्या। ये बोल रहा है कि मुझे प्रूफ करो कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है क्या। हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है ना। अब ये जो F2 निकल के आया, इसे आप सीधा सीधा तो निकाल सकते थे, जैसे हमने F1 निकाला। F1 हमने F2 क्या है ध्यान से समझो, F2 है लॉस, जो न्यूट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस कितना, उसका फ्रैक्शन है। तो तुम अब ये जो लॉस है किसके इक्वल है एक्चुअल में, आप देखोगे मॉडरेटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉडरेटर की जो काइनेटिक एनर्जी उसमें गेन कितना हुआ, उसका गेन किसके इक्वल है, जो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में लॉस है उसके इक्वल है। तो तुम मॉडरेटर की काइनेटिक एनर्जी लिखो, मॉडरेटर की काइनेटिक एनर्जी m बट्टा काइनेटिक एनर्जी n कर दो, तुम्हारे पास जो F2 उससे निकल के आया था इससे आ जाएगा सेम टू सेम वही आंसर। ठीक है, ये चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नंबर 5.12 आपके सामने आ रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो, कर लिए ट्राई करें हम। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 5.102 बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स विद इक्वल मासेस m1 बराबर m2। देखो ये फिगर कौन सा है, ये 5.10, अच्छा ये वाला ही है। ठीक है ना, क्या हो रहा है पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को एक बार और पूरा। तो m1 बराबर m2, द फर्स्ट बॉल इज कॉल्ड द क्यू while the second ball is called the target। देखो एक गेम होता है बिलियर्ड, ठीक है, बिलियर्ड आपने देखा होगा फिल्मों टीवी या रियल लाइफ में भी कहीं, तो ठीक है, तो वहां पे एक क्यू बॉल होती है और एक होती है टारगेट बॉल। तो जो क्यू बॉल होती है उसको टारगेट बॉल पे एक कैसे लकड़ी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लकड़ी सी होती है, मैंने देखा है वो। ठीक है, मैंने खेला था एक बार, फोन में खेला था मैंने, रियल लाइफ में तो ये खेला नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉर्नर बने होते हैं, ये होल, जैसे होल होते हैं ना, होल बने होते हैं, इनको बोलते हैं पॉकेट कॉर्नर या कॉर्नर पॉकेट, या जैसे होल बने होते हैं। तो ये लकड़ी से ये जो क्यू बॉल है इसको हिट किया जाता है, इसको फिर हिट करके अब ये क्यू बॉल इस टारगेट बॉल को हिट करती है, या इनके बीच कोलिजन होता है। ये लकड़ी, इस लकड़ी को ये क्यू बॉल से मारा जाता है, लकड़ी को क्यू बॉल पे मारा, फिर ये क्यू बॉल आगे जाके टारगेट बॉल से टकराती है, और ये टारगेट बॉल को ये जो होल बने होते हैं इन होल में सिंक किया जाता है, इन होल में डाला जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट बनते हैं कितनी बॉल डाली, तो ये इस प्रकार का गेम होता है। तो यहाँ पे अब इनकी बात की जाएगी, इनके बीच जो कोलिजन हो रहा है इनकी बात की गई है, और इसका मास m1, इसका मास m2, ये m1 बराबर m2 बराबर m है। ठीक है, मतलब इनका मास इक्वल दे रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं, द बिलियर्ड प्लेयर वांट टू सिंक द टारगेट बॉल इन ए कॉर्नर पॉकेट विच इज एट एन एंगल थीटा टू 37 डिग्री
मतलब ये ना कुछ इस प्रकार से होता है, ये M1, ये M2, ये इसे जब टकराता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये M1 इधर चला गया, M1, M1 और इसकी वेलोसिटी V1 मान लो, ये इधर चला गया M2 और इसकी वेलोसिटी मान लो V2। ये जो एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, दूसरा वाला एंगल, ये अल्फा 1 होता है, ये अल्फा 2, वो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। ये आपको दे रखा है 37 डिग्री। आगे चलते हैं। और कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इलास्टिक कोलिजन पे ही आएंगे, ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो ये इलास्टिक कोलिजन आपको दे रखा है, assume that the collision is elastic and the friction and rotational motion। अब यहाँ पे ये जो गेम है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे खेला जाता है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स तो होगा, बट फ्रिक्शन और रोटेशनल मोशन, ये बॉल वगैरह है जो ये घूम जाती है, तो इनका जो रोटेशनल मोशन है और ये फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे, इनको क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, ये बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको ये अल्फा 1 याद करना है, करें, चलो कैसे करेंगे? इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। कितनी इक्वेशन बनती है इस केस में? ये जो केस है मैंने पढ़ा था, इस केस में इक्वेशन कितनी बनती है ये बताओ? 3 इक्वेशन बनती है, ओके, क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मोशन कंसिडर करे जाते हैं, तो इक्वेशन 3 बनती है। तो ये वेक्टर है, वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, तो अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में अलग अलग ना लिखते हुए हम वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं, जैसे M1 U1 प्लस U2 तो 0 है, तो बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। अब ये मोमेंटम है, ये वेक्टर है। अब ये M1 ये भी M1 ही है, मासेस तो क्या है, इक्वल है, तो ये यहां से कॉमन आएगा और इससे कट हो जाएगा, वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने। ये वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के। तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, कंपोनेंट फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, इससे आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने। ये तो किसका, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया मैंने। अब मैं लगाता हूँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो 1/2 M1 U1 का स्क्वायर, 1/2 M2 सॉरी M1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 का स्क्वायर। आपको पता ही है 1/2 कैंसिल होंगे, बट ये M1 ये M मास भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मास इक्वल है। आपके पास ये आ गया U1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये क्या वेक्टर है? वेक्टर के स्क्वायर कब से होने लग गई, वेक्टर के स्क्वायर थोड़ी होते हैं। तो ये इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। यहाँ पे मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। अब ये जो यहाँ पे U1 का स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे देखो, इनको थोड़ा से इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, अब ये U1 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो इसका भी ऐसे स्क्वायर करते हैं। बट इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये देख सकते हो वेक्टर है, तो वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो U1 वेक्टर डॉट U1 वेक्टर डॉट V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डॉट डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डॉट, ठीक है ना। तो U1 डॉट U1 ये कितना होगा भाई, U1 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? दो इक्वल वेक्टर, जब दो इक्वल वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, उसका स्क्वायर होता है, उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। भूल गए लगता है। ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसकी ये ए वेक्टर इस तरफ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का ए डॉट ए की बात, तो कोस 0। ये एंगल कौन सा होता है इनके बीच, ये जो वेक्टर है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का बीच का एंगल, ए वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वाला ए वेक्टर भी इसी तरफ है, एंगल कितना 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया।
इनका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो गया, समझ गए? बिल्कुल। तो u1 का स्क्वायर, इसी तरह v1 डॉट v1, v1 का स्क्वायर, v1 डॉट v2, v1 डॉट v2 प्लस v2 डॉट v1, v2 डॉट v1 प्लस v2 डॉट v2, v2 का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास u1 का स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2। ये देख लो भाई, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, कम्यूटेटिव इन नेचर। तो प्लस 2 v1 वेक्टर v2 वेक्टर, इसको कैसे लिख सकते हैं? v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कोस। अब देख लो आप, v1 इस तरफ, v2 इस तरफ, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये तो α1 है, ये α2 है, मतलब ये पूरा एंगल, क्योंकि v1 एंड v2 के बीच के एंगल की बात हो रही है ना, v1 एंड v2 के बीच के एंगल की बात हो रही है, तो α1 प्लस α2 होगा। तो ये एंगल कितना? कोस α1 प्लस α2, कोस α1 प्लस α2। ये इक्वेशन बनी। अब ये u1 स्क्वायर की जो वैल्यू है, हाँ यही तो है यार, ये u1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखो। ये u1 स्क्वायर कितना? v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ये एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज। अब ये कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर से v2 स्क्वायर, v2 क्या बचा? ये बचा सिर्फ। तो लिखो इसको 2v1 डॉट नहीं होगा, v2 कोस α1 प्लस α2 इज इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो गया, 0 ही बचा। अब वेलोसिटी तो 0 है नहीं, वेलोसिटी तो कैसे 0 नहीं है? क्योंकि वो भाई ये यहां से इसको मारता है, क्यू को टारगेट बॉल पे मारता है, तो क्यू भी कुछ इधर उधर जाएगी, इसकी वेलोसिटी, टारगेट बॉल भी तो उसमें सिंक होगी, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 नहीं है तो 0 कौन हुआ फिर? ये 0 हो गया। 2 इज इक्वल टू 0। सबसे बेहद मूर्खतापूर्ण बात, तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, वेलोसिटी 0 नहीं है, कौन बचा भाई? ये cos α1 प्लस α2 बराबर 0। अब cos α1 प्लस α2 0, इसका मतलब α1 प्लस α2 कितने हैं भाई? इन दोनों का जो सम है, यानी α1 प्लस α2 कितना है? 90 डिग्री। कुछ लोगों के नहीं समझ में आया तो उनको बता देता हूँ कि α1 प्लस α2 यानी ये, यहाँ पे जब आप 90 रखते हो तो cos 90 कितना होता है? 0। यही तो आ रहा है। अगर cos α1 प्लस α2 0 है, मतलब α1 प्लस α2 कितना? 90 है। ये 90 है तभी तो 0 आएगा, ठीक है। ये कभी कभी चीजें बच्चों के समझ में नहीं आती, मुझे पता है, कभी कभी मतलब बेहद आसान चीजें हैं, बट जब करते जाते हैं, क्वेश्चन करते जाते हैं सॉल्व, तो कभी कभी बेसिक चीजें जो है वो भी कभी कभी समझ में नहीं आती, ऐसा होता है कभी कभी। तो α1 प्लस α2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अब ये इक्वेशन आपको α2 पहले से दे रखा था 37 डिग्री बराबर 90 डिग्री, α1 आपको निकालना था, तो 90 माइनस 7 करो, α1 कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गए, 10 में से 7 गए 3, इधर 6 बचे, 6 में से 3 गए 3, इतना ही बचेगा क्या? 7 और 3 10 आने, 8 में से 3 गए 5, तभी मुझे लगा इतना कैसे है। 10 में से 7 गए 3 और इधर बचे 8, 8 में से 3 गए 5, तो α1 आपके पास आ गया 53 डिग्री। ये भाई आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट पकड़ में आया। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 2D कोलिजन, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज 2D कोलिजन है, ठीक है, 2D कोलिजन, इसमें भी इलास्टिक कोलिजन, तीसरी चीज तो M2 है, M2 इज एट रेस्ट, चौथी चीज M1 बराबर M2,
जब ये चारों कंडीशन आपके सेटिस्फाई हो जाएं कि 2D कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, 2D इलास्टिक कोलिजन हो, M2 जो है वो रेस्ट में हो एंड M1 बराबर M2 हो, तो तब उस कंडीशन में अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपके पास ये क्वेश्चन में ये चारों कंडीशन आपके पास दी गई है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 निकालो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई करो। अगर आपसे एंगल पूछा है तो एंगल निकालो, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना। ओके, तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।